पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम से 6 साल में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। आरटीआई में इस बात की जानकारी मिली है। आरटीआई के मुताबिक 6 सालों में मन की बात से 30 करोड़ 28 लाख की कमाई हुई है। आरटीआई में इस बात का भी पता चला है कि इस कार्यक्रम के अखबारों में विज्ञापन पर कुल 7 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि इससे 3 गुना करीब इस कार्यक्रम की आय हुई है। तमिलनाडु के दिंडुक्कल से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां जमीन विवाद में सड़क किनारे खड़े एक आदमी ने 2 लोगों को गोली मार दी। बताया गया कि गोली चलाने से पहले आरोपी की काफी देर तक उन दोनों लोगों से बहस भी हुई और इस बहस के दौरान आरोपी ने कई बार पिस्तौल तानकर उन्हें डराने की कोशिश भी की। जब उसकी ये कोशिश नाकाम रही तो उसने पिस्तौल से कुछ ही दूरी पर खड़े पहले आदमी पर गोली चला दी। गोली उस आदमी के पेट में लगी। इससे पहले कि वहां खड़े लोग कुछ समझ पाते, इतने में उसने दूसरे आदमी पर भी गोली चला दी। गोली लगते ही वो आदमी सड़क पर गिर पड़ा। गोलियों की आवाज सुनकर एक आदमी वहां भागता हुआ आया और उसने आरोपी पर दूर से ही जूता फेंक कर दे मारा। इस हमले में आरोपी बच गया, जिसके बाद उस आदमी ने पत्थर फेंककर गोली मारने वाले आदमी को वहां से खदेड़ दिया। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई और उन्होंने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। इस हमले में घायल दोनों लोगों की हालत खतरे से बाहर बताई गई। बिहार के दरभंगा से आग की एक रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरा एक गोदाम आग की लपटों से घिरा नजर आया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की गई और थोड़ी ही देर में आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। गोदाम से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया, जिसके बाद आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। जब तक फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हादसे वाली जगह पर पहुंचे, खतरनाक लपटें गोदाम को चारों ओर से अपने कब्जे में ले चुकी थी। हालांकि मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के लोग बिना देर किए आग बुझाने में जुट गए और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। बताया गया कि इस हादसे में गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोप पत्र के आधार पर नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान 2 टूक कहा कि सिर्फ आरोप पत्र की बुनियाद पर नेताओं को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता। साथ ही अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि ऐसा कानून बनाने का अधिकार देश की संसद का है। मौजूदा नियमों के मुताबिक किसी भी नेता को चुनाव लड़ने से तभी रोका जा सकता है जब अदालत में उस पर आरोप तय हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में बढ़ते अपराध को रोकने से जुड़ी जो याचिका खारिज की, उसमें मांग की गई थी कि अगर किसी नेता के खिलाफ आपराधिक मामले में पुलिस आरोप पत्र दाखिल कर देती है तो उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दिल्ली में बारिश से प्रदूषण में कमी दर्ज की गई। दिल्ली में हुई हल्की बारिश से पिछले दिनों के मुकाबले वायु प्रदूषण में कमी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राजधानी का तापमान 2 से 3 डिग्री और गिरने की संभावना जताई। हवाएं चलेंगी, मौसम विभाग ने कहा है, और इस वजह से जो है प्रदूषण जो है दिल्ली एनसीआर से छटेगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिल स्टेशन चोपता में काफी बर्फबारी हुई, जिससे वहां बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। थोक महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 1.48% पर पहुंच गई, जो कि पिछले 8 महीनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले सितंबर में थोक महंगाई दर 1.32% रही थी। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनावों के लिए गुपकार गठबंधन में शामिल हुई कांग्रेस पर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश विरोधी बयानबाजी करने वाली पार्टियों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया। जनता ने बिहार में राहुल गांधी जी को चुप कर कहा है और यहां आकर ये चले हैं बनने गुपकर। पलटवार करते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की पार्टियों को मुख्य धारा से बाहर करना चाहती है। ये जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं उनको मुख्य धारा में ही रहने दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया पहुंची टीम इंडिया अभ्यास में जुट गई। हालांकि वो अभी नियमों के मुताबिक क्वारंटीन में ही अभ्यास कर रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट राज्यों के लिए खतरनाक बवंडर की चेतावनी जारी की गई है। बताया गया कि वहां कुछ जगह हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है और धूल भरी आंधी ने कई इलाकों को झकझोर के रख दिया है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन से सामने आई तस्वीर में सड़क किनारे लगा खाने का एक स्टॉल पलटा हुआ नजर आया। कुछ भारी भरकम पेड़ तक तेज हवा को झेल नहीं पाए और पास में गाड़ियों पर जा गिरे। इस वजह से गाड़ियों का कचूमर निकला दिखा। एक वीडियो में एक ट्रैफिक सिग्नल भी उखड़ा हुआ नजर आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारी बर्फबारी की वजह से कुछ घंटों तक केदारनाथ में फंस गए। एक दिन पहले वो कपाट बंद होने वाली पूजा में शामिल होने वहां पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें बद्रीनाथ जाना था। लेकिन केदारनाथ में हो रही भारी बर्फबारी की वजह से उन्हें वहीं रुकना पड़ा। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे।
हालांकि बर्फबारी के बीच दोनों मुख्यमंत्री मंदिर में दर्शन के लिए जाते हुए नजर आए। पूजा अर्चना के बाद केदारनाथ मंदिर से डोली भी रवाना कर दी गई। बाबा की पंचमुखी डोली जो है अब जो है अपने शीतकालीन प्रवास के लिए बाबा केदार से निकल चुकी है। इस दौरान केदारनाथ में भारी बर्फबारी जारी रही। इस मौसम के बीच योगी आदित्यनाथ भी खुद को तस्वीरें खिंचवाने से नहीं रोक सके, जबकि वहां पहुंचे पर्यटक भी बर्फबारी का आनंद लेते हुए झूमते हुए दिखाई दिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत के फंसने से बद्रीनाथ में होने वाला कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। वहां भी इन दोनों मुख्यमंत्रियों को कपाट बंद होने वाली पूजा में शामिल होना था। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते न ही दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच पाए, न ही पूजा कार्यक्रम में शामिल हो पाए। लगातार हो रही बर्फबारी से पूरे इलाके में कई फीट बर्फ जमा हो गई, जिसकी वजह से वहां पहुंचे पर्यटकों को भी लौटने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें बर्फ की मोटी चादर से बिछ गई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जवाहर टनल के पास भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़कों पर बर्फ जमने की वजह से फिसलन बढ़ गई है। हालांकि प्रशासन सड़कों पर से बर्फ को हटाने में जुटा हुआ है। तो श्रीनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप देखिए, मशीन की मदद से बर्फ को हटाने का काम जारी है और भारी बर्फबारी हुई है। ऐसे में मोटी परत बिछी हुई है। बर्फबारी की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। श्रीनगर के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है और तापमान भी काफी नीचे चला गया है। नीतीश कुमार के 7वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने की खुशी में उनके गांव कल्याण बिघा में लोगों ने जमकर जश्न मनाया। नीतीश कुमार के गांव के लोगों ने उनके काम की तारीफ की। और नीतीश के 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने की खुशी में होली और दिवाली दोनों साथ मनाई। नीतीश की ताजपोशी से खुश उनके गांव के लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। यही नहीं, उन्होंने होली से पहले ही होली मनाई। उन्होंने एक दूसरे के गाल पर गुलाल मलकर और ढोल बजाकर नीतीश की सफलता का जश्न मनाया। नीतीश को फिर से बिहार की कमान मिलने पर मनाए गए इस जश्न में युवा और बुजुर्ग दोनों ने हिस्सा लिया। कल्याण बिघा गांव के कुछ बुजुर्ग तो बेहद उत्साहित दिखे। उसका वर्णन हम लोग नहीं कर पाएंगे, इतना खुशी है। 125 सीटों पर जीत के बाद बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार ने राज्य के मुख्यमंत्री पद का जिम्मा संभाला। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। एक्सप्रेसवे पर खड़े एक डंपर से कार टकरा गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। मिस्र के गीजा में खुदाई में मिले 2500 साल पुराने 100 से भी ज्यादा ताबूत दुनिया के सामने पेश किए। वहां के पुरातत्व विभाग के लिए यह बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इनमें कुछ ताबूतों में तो मम्मी भी पाई गई, जो कि कई सदियां बीत जाने के बाद भी बिल्कुल सही सलामत नजर आई। ऐसे में इतनी बड़ी सफलता का डंका पीटने के लिए मिस्र के पुरातत्व विभाग ने बाकायदा एक कार्यक्रम रखा, जहां मीडिया के कैमरों के आगे एक ताबूत को लाइव खोला गया। जैसे ही ताबूत खुला, उसके अंदर मम्मी को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। मीडिया के सामने ही विशेषज्ञों ने मम्मी का एक्सरे भी किया और पता चला कि ये मम्मी एक आदमी की है और मौत के वक्त उसकी उम्र 40 से 45 साल रही होगी। पर्यटन पर निर्भर मिस्र की अर्थव्यवस्था के लिए ताबूतों का ये जखीरा किसी खजाने से कम नहीं है। इन पर ऐसी शानदार और महीन कारीगरी नजर आई जैसे वो ताबूत नहीं बल्कि कला के नमूने हों। इन पर अलग अलग रंगों से हुई खूबसूरत चित्रकारी भी दिखी। और इतना ही नहीं, कुछ ताबूतों पर तो सोने की परत तक चढ़ी हुई थी। ये ताबूत इतनी सही हालत में नजर आए कि इन्हें देखकर इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल था कि ये आज से सदियों पहले बनाए गए थे। मिस्र के पुरातत्व विभाग को खुदाई में ताबूतों के अलावा कुछ मूर्तियां, मुखौटे और कलश भी मिले हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। इनमें चमोली भी शामिल है, जहां लगातार बर्फबारी होने की वजह से सड़कों पर 1 से 2 फीट बर्फ जम गई है। यही नहीं, गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। पेड़ भी बर्फ की मोटी चादर से ढक गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लगातार हो रही बर्फबारी से लोग घरों में बंद हो गए। अफगानिस्तान के सुरक्षा बल ने तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 70 से ज्यादा कमांडरों को मार गिराया। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि करीब 1 महीने पहले अफगानिस्तान के सुरक्षा बल ने हेलमंद और कांधार प्रांत में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, जिसमें अभी तक 70 से ज्यादा तालिबानी कमांडर ढेर किए जा चुके हैं, जिनमें हेलमंद प्रांत में 30 और कांधार प्रांत में 40 तालिबानी कमांडर मारे गए।
इसके अलावा इस ऑपरेशन में 152 पाकिस्तानी आतंकियों को भी मार गिराया गया। अफगानिस्तान के सुरक्षा बल ने इस ऑपरेशन में 30 तालिबानी कमांडरों के जख्मी होने का भी दावा किया। यह ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब तालिबान के हमलों में पिछले 25 दिनों में 134 लोगों की मौत हो गई। बिहार में कांग्रेस के प्रदर्शन पर पार्टी के अंदर ही सवाल खड़े हो गए। बिहार में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बहाने पार्टी नेता कपिल सिब्बल ने आलाकमान पर सवाल उठाए। बिहार के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों में हुए उपचुनावों में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने पार्टी में आत्ममंथन को जरूरी बताया, जिसके बाद बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का बहाना मिल गया। मगर कपिल सिब्बल क्या, ये तो 5 दिन राहुल जी को देखने के बाद ओबामा जी को सत्य मालूम पड़ गया कि ये नर्वस एंड अनफॉर्म्ड लीडर हैं। लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने कपिल सिब्बल के बयान को तवज्जो नहीं दी और उनके आलाकमान पर उठाए गए सवाल को गलत ठहरा दिया। नेशनल लीडरशिप कांग्रेस की पूरी तरह से बिहार के चुनाव को लेकर गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के पाली जिले में बने स्टैच्यू ऑफ पीस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनावरण किया। इस स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज की 151वीं जयंती पर किया गया। ये स्टैच्यू ऑफ पीस विश्व में शांति, अहिंसा और सेवा का एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। नीतीश कुमार ने फिर बिहार के सीएम पद की शपथ लेने से पहले पटना में परिवार के साथ भाई दूज मनाया। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन फिर अपने घर में क्वारंटीन हो गए, क्योंकि हाल ही में वो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे। इससे पहले बोरिस जॉनसन अप्रैल में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। Somebody I was in contact with a few days ago has developed COVID. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भेजा और पत्रकार सिद्दीक कप्पन की गिरफ्तारी पर जवाब मांगा। केरल के पत्रकार सिद्दीक को पिछले महीने मथुरा पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो हाथरस गैंगरेप की घटना को कवर करने जा रहे थे। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इनमें चंबा का डलहौजी शामिल है। जोरदार बारिश के साथ जमकर बर्फबारी हुई और सड़कों ने 1 फीट तक बर्फ जम गई। यही नहीं, पहाड़ियों पर भी बर्फ नजर आई। नवंबर के ही महीने में ऐसी बर्फ देखकर यहाँ के लोग काफी खुश हैं। उन्हें ये उम्मीद है कि बर्फ से सेब की फसल भी अच्छी होगी और पर्यटन उद्योग को फायदा होगा। मौसम विभाग का मानना है कि अभी हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की शुरुआत हुई है और आने वाले वक्त में बारिश और बर्फबारी में तेजी आएगी। यहाँ पे तो हम ठंड के कारण आए थे, लेकिन यहाँ पे हमें स्नोफॉल मिल गई और हम इतना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और सबको डलहौजी यहाँ पे आना चाहिए इस टाइम पे, और आप यहाँ पे स्नोफॉल का इतना मजा ले सकते हो कि आप वापस जाने का भी नाम नहीं लोगे। यहाँ सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल हुआ है। हमने यहाँ बहुत एंजॉय किया। हमने यहाँ आई लव डलहौजी लिखा स्नो में, हमने यहाँ हार्ट बनाया है, हमने यहाँ स्नोमैन बनाया है और हम यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल सीनरी है। घर के अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और सबको एक बार डलहौजी जरूर आना चाहिए। छठ पर झारखंड सरकार के फैसले के विरोध में रांची के बीजेपी सांसद और विधायकों ने एक तालाब में उतरकर प्रदर्शन किया। कोरोना संकट की वजह से एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने नदियों और तालाबों जैसी सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा करने पर रोक लगा दी थी, जिसके विरोध में इलाके के बीजेपी सांसद और विधायकों समेत कुछ कार्यकर्ता एक तालाब में उतर गए। इन लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के इस फैसले को धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया। ये सरकार हिंदुओं के सभी पर्वों पर रोक लगाती है। इन लोगों ने सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की अपील भी की। सरकार की जिम्मेदारी है कि कैसे छठ व्रतियों को कोविड का नियम पालन कराकर छठ का पर्व संपन्न कराए। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने झारखंड सरकार में सहयोगी कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और उस पर हिंदुओं के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। दिल्ली में कोरोना मरीजों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 3,797 कोरोना मरीज बढ़े हैं, जबकि 99 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। हालांकि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 28,821 कोरोना टेस्ट भी हुए हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां भीषण आग की वजह से आसपास के लोगों के बीच दहशत फैल गई। वहां एक खाने का तेल बनाने वाली मिल में आग लग गई, जिसकी वजह से काला धुआं आसमान में छा गया। आग की वजह से निकलते इस धुएं ने आसपास के लोगों को दहशत से भर दिया। मिल से काफी देर तक ऊंची ऊंची लपटों के साथ काला धुआं उठता रहा। हालांकि मिल में काम करने वाले कुछ कर्मचारी खतरे के बाद भी आग बुझाने की कोशिश करते हुए नजर आए,
लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। कुछ देर बाद दमकल के कर्मचारी भी वहां पहुंच गए और काफी देर की कोशिश के बाद आग बुझा दी गई। स्क्रेपे नेवार लोग कटिंग করছিল लोहा हुआ उसी मुद्दे अनुसार के कोनो फायर लग गए थे। आग की वजह से मिल के अंदर लाखों रुपए के सामान का नुकसान हो गया, जबकि मिल का एक हिस्सा भी पूरी तरह जलकर राख हो गया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक सड़क हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई और पलटी खाने के बाद ये कार बीच सड़क पर ही खड़ी हो गई, जिससे वहां भारी जैम लग गया। हादसे की जानकारी मिलते ही वहां काफी लोग जुट गए। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद लोगों की मदद से किसी तरह कार को बीच सड़क से हटा दिया और रास्ता खुलवाया ताकि वहां फंसी गाड़ियां निकल सके। बताया गया कि इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। इंग्लैंड के बर्मिंघम से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें एक बेकाबू कार ने सड़क पर दहशत मचा दी। कार एक बुजुर्ग चला रहे थे, जिन्होंने हड़बड़ी में कार का एक्सीलरेटर दबा दिया, जिसके बाद बेकाबू कार दीवार तोड़ते हुए सड़क के किनारे रखे कूड़ेदान से भिड़ गई। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। रिवर्स करने की कोशिश में कार एक बार फिर बेकाबू हो गई और पीछे खड़ी एक दूसरी कार से जा टकराई। हालांकि बुजुर्ग इसके बाद भी कार को नहीं संभाल पाए और उन्होंने आगे बढ़ते हुए एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी। इस दौरान एक आदमी मदद के लिए उनकी तरफ भागा, लेकिन इससे पहले कि वो उनके पास पहुंचता, बुजुर्ग ने गाड़ी को दोबारा रिवर्स कर दिया, जिसके बाद गाड़ी सड़क पर ही चक्कर काटते हुए एक दीवार से जा टकराई। पटना में पिछले 1 हफ्ते से लापता एक लड़के की अब तक कोई जानकारी नहीं मिलने से खफा लोगों ने हंगामा किया। इन लोगों का आरोप है कि लड़के की हत्या कर उसका शव गंगा में फेंक दिया गया, लेकिन पुलिस उसके शव को नहीं ढूंढ पाई, जिससे खफा लोगों ने सड़क जैम कर हंगामा कर दिया। इस बीच कुछ लोग सड़क पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी पुलिस से ही उलझ पड़े। आरोप है कि 1 हफ्ता पहले ही लड़के की हत्या कर दी गई थी, लेकिन पुलिस अब तक उसका शव बरामद नहीं कर पाई। पता कर दिया सर, खाली बोल रहा है खोज रहे हैं सर। हंगामा बढ़ता देख कुछ और पुलिस वालों को वहां बुला लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटा दिया। महाराष्ट्र में करीब 8 महीने से बंद धार्मिक स्थलों के खुलने पर बीजेपी ने सड़क पर उतरकर जश्न मनाया। साधु संतों के साथ बीजेपी ने पिछले महीने से पूरे राज्य में धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए आंदोलन छेड़ रखा था। और जैसे ही उद्धव ठाकरे सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी दी, बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। मुंबई में बीजेपी नेता राम कदम अपने समर्थकों के साथ सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर पहुंच गए, जहां ढोल ताशी की आवाज पर कार्यकर्ता झूमते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग गुलाल उड़ाकर खुशी मनाते नजर आए। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने राम कदम से बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र सरकार की आज एक करारी हार है। सड़क पर जश्न मनाने के बाद राम कदम ने सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति के दर्शन भी किए। मध्य प्रदेश के खरगोन से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक आदमी शराब की दुकान पर काम करने वाले 2 कर्मचारियों को बुरी तरह पीटता दिखा। बताया गया कि ये आदमी शराब ठेकेदार के कहने पर गोदाम में जांच के लिए पहुंचा था और गोदाम में आते ही उसने एक कर्मचारी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस बीच ये कर्मचारी बार बार छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन वो नहीं रुका और लगातार उस पर थप्पड़ बरसाता रहा। गोदाम से बाहर निकलने के बाद इस आदमी ने एक दूसरे कर्मचारी को पकड़ लिया और उस पर टूट पड़ा। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। वीडियो भी का वायरल हुआ है, जिसकी अभी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आरोप है कि इस आदमी ने खुद पिटाई का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कश्मीर में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए सभी जवानों को अंतिम विदाई दी गई। 3 दिन पहले पाकिस्तान की सेना की तरफ से एलओसी के पास कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से बारामूला के उड़ी सेक्टर के बीच कई जगहों पर फायरिंग की गई थी, जिसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए 4 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जिनके पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचाए गए और उन्हें अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश के रहने वाले शहीद राकेश डोभाल को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत जिले के कई अधिकारी वहां पहुंचे, जिन्होंने उनके पार्थिव शरीर पर एक एक कर फूल चढ़ाए और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। राकेश की शहादत के बाद उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया, लेकिन उनकी बेटी ने देशहित के नारे लगाकर सबका हौसला बढ़ाया।
पश्चिम बंगाल में नादिया जिले के रहने वाले 22 साल के शहीद सुबोध घोष का पार्थिव शरीर देर रात जब उनके घर पहुंचा तो वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उनके शव को देखते ही शहीद के घर वाले खुद को संभाल नहीं पाए। सुबोध घोष की पत्नी ने बताया कि वो अगले महीने घर आने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही ये खबर उन तक पहुंच गई। तो सावन मासे 7 तारीख बारे दूसरे शहीद जवानों की ही तरह महाराष्ट्र में नागपुर के रहने वाले सतई भूषण रमेश राव को भी पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सराय काले खां से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। दोनों आतंकवादी दिल्ली में बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। जम्मू कश्मीर के रहने वाले दोनों आतंकवादियों से हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। खबर के मुताबिक आतंकवादियों ने दिल्ली में धमाका करने की साजिश रची थी। आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, बड़ी साजिश नाकाम की है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, स्पेशल सेल ने एक बड़ी कामयाबी है और राजधानी दिल्ली में बड़ी जो आतंकी घटना है वो होने से रुक गई है। लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां, उन्हें कई तरह के इनपुट मिल रहे थे कि राजधानी दिल्ली में जो युवा आतंकवादी हैं जो जम्मू कश्मीर बेस्ड हैं वो आकर यहाँ पर तबाही मचा सकते हैं और उसको लेके बाकायदा स्पेशल सेल इन पर नजर रखी हुई थी। स्पेशल सेल के जो अधिकारी, उनका कहना है कि कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रेकी इन दोनों जो अब्दुल रतीफ और मोहम्मद अशरफ है जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले, इन्होंने की थी और सराय काले खां के पास एक ट्रैप लगाकर इन्हें 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस से गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल आनंद, किन किन लोगों के संपर्क में थे और दिल्ली में कौन वो लोग थे जो इनकी मदद कर रहे थे? उन लोगों तक पहुंचना भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए चुनौती होगा। जी देखिए, उन स्लीपर सेल की भी तलाश दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है और इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। इन्हें रिमांड पे लिया गया है और ये पता लगाने की कोशिश करी कि जम्मू कश्मीर से किन लोगों के डायरेक्शन पर, इशारे पर ये दिल्ली पहुंचे थे, किस तरह की इन्हें आदेश मिले थे आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए और जो रेकी करी थी उसके क्या मायने थे, किस तरह से इन्होंने रेकी करी थी, क्या कुछ तस्वीरें खींच के आगे भेजी थी। तमाम जानकारी इनसे जुटाई जा रही है। इनके पास से कुछ मटेरियल भी बरामद किया गया है, लिटरेचर, वो तमाम चीजों को भी स्पेशल सेल जो है वो उसकी तफ्तीश कर रही है। बिल्कुल आनंद, आप नजर में रखिए, अपडेट के लिए लौटेंगे आपके पास। बढ़ते हैं आगे। बिहार के आरा में एक लड़के की मौत के बाद कुछ लोगों ने मुआवजे की मांग करते हुए हंगामा किया। 2 दिन पहले सड़क हादसे में घायल हुए इस लड़के की इलाज के समय मौत हो गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने शव को सड़क पर रखकर हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शन के समय लोगों ने सड़क जैम कर दी और आग लगाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। लोगों का ये प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस बीच लोगों ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। अगले साल तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके 2 धड़ों में बंट सकती है। न्यूज 18 तमिल की रिपोर्ट है कि एम करुणानिधि के बड़े बेटे एम के अलगड़ी जल्द ही नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। उनकी नई पार्टी के बीजेपी से गठबंधन होने की अटकलें भी तेज हैं और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के बड़े नेताओं से अलगड़ी संपर्क में है। 21 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह के चेन्नई पहुंचने की खबर है और माना जा रहा है कि इसी दिन अलगड़ी और अमित शाह के बीच मुलाकात होगी। करुणानिधि के निधन के बाद से उनके छोटे बेटे स्टालिन के हाथ में डीएमके की कमान है और अलगड़ी उसी वक्त से खुद को पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अलगड़ी की नई पार्टी का नाम केडीएमके हो सकता है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर का पीक खत्म हो गया। साथ ही उन्होंने दिल्ली में फिर लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया। और 3rd दिन ये जो नवंबर में चल रही है, इसका पीक तो जा चुका है। लॉकडाउन की तैयारी एक बार अचानक से जो सरकार, मुझे नहीं लगता बहुत सारे साइना नेहवाल और उनके पति परुपल्ली कश्यप ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान साइना ने राज्य में बैडमिंटन अकेडमी खोलने की इच्छा जताई। मालाबार युद्ध अभ्यास का दूसरा चरण सुबह से शुरू होगा। इसमें भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं भी हिस्सा लेंगी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन समेत कुछ क्रिकेटर एडिलेड में क्वारंटीन हो गए क्योंकि वहां कोरोना के मामले बढ़ने के बाद नियम सख्त कर दिए गए हैं और दूसरे इलाकों से आने वाले पर्यटकों पर 14 दिन का क्वारंटीन नियम लागू रहेगा। हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साफ किया कि भारत के साथ पहला टेस्ट मैच अपने समय पर 17 दिसंबर से ही खेला जाएगा।
जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में हाल ही में पाकिस्तान की सेना की गोली दागने से गुस्साए लोगों ने जमीन के अंदर बंकर बनाने का काम शुरू कर दिया। एलओसी के पास हुई पाकिस्तानी गोलीबारी में 3 साल के एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक सड़क के किनारे बंकर बनाना शुरू कर दिया। वो लोग जमीन में खुदाई कर बंकर बनाते दिखाई दिए, जिनमें कुछ बुजुर्ग भी शामिल नजर आए। सड़क के साथ में आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक शख्स जो हैं वो अब बंकर बना रहे हैं ताकि यहाँ पे लोग महफूज रह सकें। चीन के शेंजन शहर में हुए चाइना हाईटेक फेयर में एक ऐसे अनोखे रोबोट को लोगों के सामने पेश किया गया जिसके आगे अच्छे से अच्छे रसोइये फेल हो जाएं। बताया गया कि ये रोबोट महज 20 सेकंड में हैमबर्गर बना सकता है और लोगों को पेट पूजा करा सकता है। मेले में आए लोगों के लिए रोबोट फुर्ती से हैमबर्गर बनाता भी दिखा। उसने बन उठाया, उस पर लेटिस और मेयोनेज डाली, फिर पैटी रखी और हैमबर्गर तैयार। रोबोट ने चुटकी बजाते ही उसे किसी एक्सपर्ट की तरह पैक भी कर दिया। शेंजन शहर में हुई इस एग्जीबिशन में कुछ दूसरे रोबोट भी शेफ बने नजर आए। कोई आइसक्रीम बनाता दिखा तो कोई कॉफी, वहीं कुछ खाने पीने की दूसरी चीजें बनाकर लोगों की खिदमत में लगे नजर आए। बेंगलुरु से एक रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई जिसमें एक पब आग की लपटों में घिरा था। आशंका जताई गई कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने कुछ ही देर में सड़क किनारे मौजूद उस पब को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। पब की छत से आग की लपटें उठती दिखाई दी और पूरे इलाके में धुआं फैल गया। आग लगने की जानकारी वहां से गुजर रहे लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने आग को बुझाया। गनीमत ये रही कि इस घटना में सब सुरक्षित रहे। बेंगलुरु में कॉलेज खुलने से पहले छात्रों को कोरोना से बचाने की तैयारी की गई। कोरोना महामारी की वजह से कर्नाटक में शिक्षण संस्थान करीब 8 महीने से बंद चल रहे हैं, जो सुबह खुल जाएंगे। लेकिन उससे पहले राज्य के सभी कॉलेजों में छात्रों को कोरोना से बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया गया। बेंगलुरु के एक कॉलेज से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कैंपस के अंदर स्वास्थ्य कर्मियों की टीम छात्रों की कोरोना जांच करती दिखी। वायरस से बचने के लिए वहां मौजूद सभी छात्र मुंह पर मास्क लगाने के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे। करीब 8 महीने बाद कॉलेज दोबारा खुलने पर छात्रों ने खुशी जताई। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में पीपीई किट पहनकर एक आदमी मशीन से क्लास के अंदर केमिकल का छिड़काव करता नजर आया। अमेरिका के न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट राज्यों के लिए खतरनाक बवंडर की चेतावनी जारी कर दी गई है। बताया गया कि वहां कुछ जगह हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है और धूल भरी आंधी ने कई इलाकों को झकझोर के रख दिया है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन से सामने आई तस्वीर में सड़क किनारे लगा खाने का एक स्टॉल पलटा हुआ नजर आया। कुछ भारी भरकम पेड़ तक तेज हवा को झेल नहीं पाए और पास में गाड़ियों पर जा गिरे। इस वजह से गाड़ियों का कचूमर निकला दिखा। एक वीडियो में एक ट्रैफिक सिग्नल भी उखड़ा हुआ नजर आया। दिवाली के फौरन बाद मौसम में ऐसी करवट ली कि पूरा उत्तर भारत ठिठुरन महसूस करने लगा। पहाड़ों पर तो भारी बर्फबारी हो गई। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्से बर्फ की मोटी चादर से ढक गए और घरों से लेकर सड़कों तक सब कुछ सफेद दिखाई देने लगा। घरों की छतों पर कई इंच मोटी बर्फ की चादर जम गई। दूर दूर तक पेड़, पहाड़ सब कुछ सफेद दिखने लगे। घूमने के लिए गुलमर्ग पहुंचे लोगों की तो जैसे चांदी हो गई। बर्फबारी का ऐसा दौर शुरू हुआ कि पैदल चलने तक की जगह नहीं बची। गुलमर्ग में बर्फ की चादर कुछ इंच मोटी नहीं बल्कि करीब 1 फीट मोटी जमा हो गई। लेकिन इस बर्फबारी ने उन लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी जो रास्तों में ही फंस गए। जम्मू से कश्मीर को जोड़ने वाले हाईवे को बर्फबारी की वजह से बंद करना पड़ा। ट्रकों की लंबी कतार जम्मू के पास ही जमा हो गई, जो हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सड़कों पर फंसे लोगों के पास न तो खाने पीने का सामान है और न ही मंजिल पर पहुंचने का कोई रास्ता। नहीं खाने के लिए मिलता, नहीं पानी पीने के लिए मिलता, नहीं कुछ है। कुछ लोग तो गाड़ी हाईवे पर छोड़कर पैदल ही मंजिल की तरफ निकल पड़े। बहुत बुरी हालत है। हाँ। कुछ इमरजेंसी उसकी वजह से पैदल चल रहे हैं। सरकारी एजेंसियां बड़ी बड़ी मशीनों से रास्ते साफ करने में जुटी हैं, लेकिन आसमान से बर्फ गिरना बंद न होने की वजह से चुनौतियां कम नहीं हो रही। और ऐसा ही हाल हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों का भी है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी के कारण कई अहम रास्ते बंद हो गए, जिनमें ऊंचाई पर बने पर्यटन स्थल ही नहीं, राजधानी शिमला का भी हाल बेहाल हो गया। शिमला में आसमान से गिर रही बर्फ ने तमाम रास्ते ठप कर दिए। सड़कों पर कई इंच मोटी बर्फ बिछ गई। यहां तक कि खुले में खड़ी कारें भी पूरी तरह बर्फ से ढक गईं। बर्फबारी की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट आई। कई जगहों पर तापमान 0 से भी नीचे यानी माइनस में रिकॉर्ड किया गया। पर्यटन से जुड़े लोग इस बर्फबारी से खुश हैं। बर्फबारी हुई है, बहुत अच्छी बात है सब लोगों के लिए। मनाली में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। पर्यटक बर्फ के साथ खेलते हुए और बर्फबारी के बीच झूमते हुए दिखने लगे।
पर्यटन से जुड़े लोगों का मानना है कि ये बर्फबारी कोरोना संकट से बाहर निकलने में बेहद मददगार साबित होगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया है। ओबामा ने अपनी किताब में दावा किया कि मनमोहन सिंह को पीएम पद सोनिया गांधी की वजह से मिला था, क्योंकि मनमोहन के पीएम बनने से राहुल गांधी के भविष्य पर कोई खतरा नहीं था। ओबामा ने अपनी किताब में आगे लिखा कि मनमोहन सिंह को कोई राजनीतिक आधार नहीं था, इसकी वजह से भी सोनिया ने मनमोहन सिंह को पीएम बनाया। साथ ही ओबामा ने दावा किया कि पॉलिसी के मामलों में सोनिया कम बोलती थी और मनमोहन सिंह को ज्यादा बोलने देती थी। यही नहीं, ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी को नर्वस और अपरिपक्व नेता बताया। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी में जुनून की कमी है। महाराष्ट्र में लंबे वक्त से बंद धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया, लेकिन इस दौरान लोगों को कोरोना नियम का पालन करना जरूरी होगा। कोरोना संकट की वजह से पूरे राज्य में 18 मार्च से सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए थे। लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने करीब 8 महीने बाद सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी, जिसके बाद दर्शन के लिए मंदिर, दरगाह और गुरुद्वारों समेत दूसरे धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में लोग कोरोना नियमों का पालन करते हुए गणपति के दर्शन करते दिखाई दिए। आज से मंदिरों के खुलने की शुरुआत हो रही है। सिद्धिविनायक मंदिर की तस्वीरें सीधा देखिए। हाजी अली दरगाह पर भी दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। दरगाह के अंदर जाने से पहले वहां आए सभी श्रद्धालुओं का तापमान जांचा गया और फिर सैनिटाइजर से उनके हाथ साफ करवाए गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह के ठीक गेट है, तो तमाम जो लोग हैं अब वहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। शिरडी में तो साईं बाबा के दर्शन के लिए रात से ही लोग लाइन में खड़े हो गए। कोरोना से बचने के लिए लोग मास्क तो पहने नजर आए, लेकिन उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग की कमी दिखी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न्योते पर पीएम मोदी 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन हिस्सा लेंगे। इस बैठक में कोरोना खतरे से उबरने, आतंकवाद और व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद रहेंगे। भारत और चीन सीमा विवाद के बाद ये दूसरा मौका है जब पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग आमने सामने हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और विरोधी एक बार फिर मारपीट पर उतर आए। 13 दिन पहले हुए राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन जीते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हार स्वीकार करने को तैयार नहीं। उल्टा उनके हजारों समर्थक नतीजों के विरोध में वॉशिंगटन डीसी में जुट गए। लेकिन उनका नतीजों को नहीं मानना डोनाल्ड ट्रंप के विरोधियों को बिल्कुल रास नहीं आया और वो अपना आपा खो बैठे। सामने आए इस वीडियो में दोनों तरफ के प्रदर्शनकारी एक दूसरे के खून के प्यासे दिखे। वो ऐसे गुत्थम गुत्था नजर आए जैसे आज तो मारकर या मरकर ही दम लेंगे। तस्वीरों में लड़के एक दूसरे को जमीन पर गिरा गिरा कर घूंसे मारते नजर आए। एक दूसरी तस्वीर में एक ट्रंप विरोधी एक ट्रंप समर्थक से उलझा नजर आया। बात इतनी बढ़ गई कि उसने अपना मेगाफोन उस प्रदर्शनकारी पर दे मारा और फिर तो दोनों हाथापाई पर उतर आए। एक जगह कुछ प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में ट्रंप को पसंद करने वाले लोगों पर पटाखे तक छोड़ दिए। प्रदर्शनकारियों के बीच इतनी ज्यादा लड़ाई हुई कि सामने आए एक वीडियो में एक युवक बुरी तरह घायल नजर आया। जमीन पर बदहवास पड़ा वो लड़का बड़ी मुश्किल से उठा, लेकिन वो फिर से अपना संतुलन खो बैठा और पीठ के बल जमीन पर जा गिरा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए वो अमेरिका में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। अरब सागर में मालाबार युद्ध अभ्यास का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इस युद्ध अभ्यास में भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं शामिल होंगी। मालाबार युद्ध अभ्यास का दूसरा चरण 4 दिन तक चलेगा और यह युद्ध अभ्यास 20 नवंबर को खत्म होगा। इस युद्ध अभ्यास की खासियत यह है कि इसमें अमेरिका का जंगी जहाज निमित्ज और भारत का जंगी जहाज INS विक्रमादित्य शामिल हो रहा है। कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक अच्छी खबर सामने आई है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने दवा के तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे बताए और दावा किया कि उनकी बनाई वैक्सीन ट्रायल के दौरान कोरोना वायरस पर करीब 95% तक कारगर रही। कंपनी का दावा है कि ट्रायल के दौरान करीब 30,000 लोगों को यह वैक्सीन दी गई, जिनमें दवा का काफी अच्छा असर दिखा। इससे पहले अमेरिका की कंपनी फाइजर भी 90% तक कारगर कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा कर चुकी है। आरजेडी के राहुल गांधी पर किए हमले पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के राहुल और प्रियंका पर किए गए हमले से कांग्रेस नाराज हो गई। उन्होंने बिहार में महागठबंधन को मिली हार पर बात करते हुए कांग्रेस को घेरा और आरोप लगाया कि राहुल और प्रियंका ने प्रचार में पूरा दम नहीं लगाया था, जबकि बीजेपी की ओर से पीएम ने पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री की उम्र जो है राहुल गांधी की उम्र से ज्यादा है
वो एक दिन में 3 और 4 सभा करते हैं, तो राहुल जी 2 ही सभा क्यों कर रहे हैं? और फिर प्रियंका जी का कार्यक्रम क्यों नहीं मिला? शिवानंद तिवारी के इस बयान को सुनते ही कांग्रेस आग बबूला हो गई। मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, 4-4, 5-5 मीटिंग रोज किए, तो मोदी के साथ चले जाए ना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने गोवा के ऊर्जा मंत्री को केजरीवाल और गोवा के इलेक्ट्रिसिटी मॉडल पर चर्चा की चुनौती दी, जिसके बाद गोवा के ऊर्जा मंत्री ने भी इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। इससे पहले विकास के मुद्दों पर दोनों राज्यों के सीएम और मंत्री सोशल मीडिया पर आमने सामने आ गए थे। आपके साथ सार्वजनिक बहस करने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार हूं। He is welcome to my office to discuss any time. कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनके मुताबिक हल्का बुखार आने के बाद उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद मनीष तिवारी ने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की। महाराष्ट्र के बीड में एक महिला को जिंदा जलाने के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। इस हमले का आरोप मारी गई महिला के एक दोस्त पर लगा है। ये मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने राज्य में महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई का आदेश दिया। महिलाओं के ऊपर होने वाली घटनाएं ये बढ़ती जा रही है, कम होनी चाहिए। शाहीन बाग धरना मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। इस साल की शुरुआत में शाहीन बाग में कुछ लोगों ने नागरिकता कानून के विरोध में बीच सड़क पर धरना दिया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस धरने को गैर कानूनी करार दिया था। साथ ही अदालत ने धरना प्रदर्शन के लिए अलग जगह तय करने और ऐसे मामलों में कोर्ट की इजाजत के बिना पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार दिया था। अब इसी फैसले को कुछ याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में चुनौती दी और इसे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताया। सर्दी का मौसम आने के साथ ही एलएसी पर लगातार पारा गिरने लगा है। गलवान, पैंगोंग और दक्षिणी पैंगोंग के इलाकों की ऊंची चोटियों पर तापमान -20 से -25 तक गिर गया है, जिसके बाद एलएसी की ऊंची चोटियों पर तैनात जवानों को 12 से 15 दिनों में बदला जा रहा है। यही नहीं, लद्दाख में तैनात सेना के जवानों के लिए स्मार्ट कैंप भी तैयार किए गए हैं, जिनमें बिजली, पानी, कमरे को गर्म रखने वाले हीटर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक शख्स दिन दहाड़े गोली चलाता दिखा, जिसकी वजह से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। बताया गया कि ये पूरा विवाद हरे पेड़ों को काटने पर शुरू हुआ और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि एक शख्स ने एक बुजुर्ग को गोली मार दी। इस घटना के वायरल वीडियो में दिखा कि दोनों पक्षों के झगड़े के बीच एक शख्स बंदूक लेकर आया और उसने दिन दहाड़े गोली चला दी। बताया गया कि गोली सीधा जाकर एक बुजुर्ग को लगी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वहीं जैसे ही बुजुर्ग को गोली लगी, उनके परिवार की महिलाएं और उनका बेटा हमला करने वाले शख्स पर टूट पड़े, लेकिन उसने बुजुर्ग के बेटे पर भी हमला कर दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। ये सारी घटना इतनी तेजी से हुई कि वहां बीच बचाव करने पहुंचे लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन बाद में उन्होंने गोली चलाने वाले शख्स की पिटाई करनी शुरू कर दी। वहीं मामले की खबर मिलते ही पुलिस ने भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की और 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। जो मुलजिम नामजद है 4 लोग, पुलिस ने गिरफ्तारी कर लिया है। घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी और लाइसेंस वाली उस बंदूक को कब्जे में ले लिया जिससे हमला किया गया। यूपी के फतेहपुर में 2 नाबालिग लड़कियों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों नाबालिग लड़कियों के शव एक तालाब में मिले। लड़कियों के परिवार वालों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। परिवार का आरोप है कि लड़कियों की बेरहमी से हत्या की गई है, क्योंकि दोनों लड़कियों के हाथ पैर बंधे मिले और शरीर पर धारदार हथियार के निशान हैं। परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया कि वो मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और हत्या का आरोप लगाने पर उनके परिवार के एक मेंबर को हिरासत में लिया गया। वहीं पुलिस ने दावा किया कि लड़कियों की मौत तालाब में डूबने से हुई है, जबकि परिवार पुलिस के दावे को खारिज कर रहा है। मामला बढ़ता देखकर गांव में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। उम्र छोटी, काम बड़े। कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर। लेकिन अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस है और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या BYJUS ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन पर विजिट करें। न्यूज 18 की ये खास पहल है। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।